गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए पिछले लेक्चर में हमने जितना महाराणा सांगा के बारे में कंप्लीट कर लिया था कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और उन्होंने क्या क्या अपने राज्य के लिए कार्य किए। अब हम देखेंगे आगे जो इम्पोर्टेंट शासनकाल में हमारे राजा हुए वो थे विक्रमादित्य। उनके शासनकाल में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी, वो थी मेवाड़ का दूसरा साका। आप डाल लीजिएगा, अगला जो स्टार डाल के लिखेंगे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उनके काल में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेवाड़ का दूसरा साका। दूसरा साका कोष्टक में डाल के लिखिएगा 1534 ईस्वी और कोष्टक बंद। अब इसमें पॉइंट डाल के लिखिएगा विक्रमादित्य के इसके हेडिंग डालने के बाद विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तब रानी कर्मावती या कर्णावती दोनों में से कोई भी नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रानी कर्मावती या कर्णावती ने, ब्रैकेट में लिखिएगा, महाराणा सांगा की पत्नी थी, लिखिएगा रानी कर्मावती या कर्णावती ने, ब्रैकेट में सांगा की पत्नी लिखिएगा, रानी कर्मावती या कर्णावती ने सांगा की पत्नी हुमायूं मुगल बादशाह थे उस टाइम पे, हुमायूं को संदेश या राखी भेजकर मदद के लिए कहा, किंतु मदद नहीं पहुंची। इसमें लिखिएगा तब, कंटिन्यू करके, तब विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया गया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का जिम्मा ठाकुर बाघ सिंह रावत को दे दिया गया तथा उदय सिंह की परवरिश पन्नाधायक को सौंप दी गई। कितना आपको समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मेवाड़ का दूसरा साका निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534 में हुआ। आपसे पूछेगा कि महारानी रानी कर्मावती या कर्णावती ने किसको राखी भेजी, किसको संदेश भेजा? वो आपको बोलेगा हुमायूं को। इस तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का जिम्मा ये उदय सिंह ने किसको दिया? तो ठाकुर बाघ सिंह रावत को। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा दासी पुत्र बनवीर ने, लिखिएगा दासी पुत्र बनवीर ने, ये बनवीर है हमारे पास, दासी पुत्र बनवीर ने धोखे से विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह खुद को राजा घोषित कर दिया तथा पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, तथा पन्नाधाय ने जब विक्रमादित्य मारने गया भविष्य के राजा को भी, जब बनवीर मारने गया विक्रमादित्य को मारने के बाद में उसने भविष्य के जो राजा थे, कौन थे? उदय सिंह, उनको भी मारने की कोशिश की। तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उनकी प्राणों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। किसके प्राणों की रक्षा के लिए? उदय सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। इतना आपको समझ में आया? स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने बच्चे, अब ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने बच्चे का बलिदान किया, उसका नाम क्या था? चंदन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। अगले लिखिएगा, अब जो मेन राजा होंगे हमारे पास उदय सिंह, लिखिएगा अगला स्टार डाल के महाराणा, लिखिएगा महाराणा उदय सिंह, महाराणा। इनका जो शासनकाल रहा 1537 से 1572 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसमें पॉइंट डाल के लिखिएगा इनका राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ में
हुआ। कंटिन्यू करिएगा इसमें ही। 1540 ईस्वी में इन्होंने बनवीर को हराकर चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तथा लिखिएगा तथा इन्होंने शेर शाह सूरी ये उस टाइम पर अपने बीच में जो गैप आया था जहां पे मुगल बाहर चले गए थे, हुमायूं दिल्ली की सत्ता छोड़ के भाग गया था, तब शेर शाह सूरी राजा बना था। तो दिखेगा तथा इन्होंने शेर शाह सूरी के आक्रमण को भी टाला। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा कि 1559 ईस्वी में इन्होंने उदयपुर नगर को बसाया। 1559 ईस्वी में इन्होंने उदयपुर नगर को बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ये उदय सिंह है हमारे, लिखिएगा पॉइंट 1567-68 में देखिए अकबर जो था इनको अपने अधीन रखना चाहता था, लेकिन इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों के बलिदान कर दिए, प्राणों के बलि लगा दी। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को किसी दूसरे के अधीन नहीं रखा, इसलिए अकबर से युद्ध किए, जबकि अकबर उस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो लिखिएगा 1567-68 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसमें उदय सिंह के सेनापति जयमल व फत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही वीर कल्ला राठौर इनको हम 4 हाथों वाले देवता के नाम से जानते। 4 हाथों वाले देवता, क्योंकि इनकी जो लड़ी इतनी शूरता से लड़े, इतनी वीरता से लड़े, तो इनको 4 हाथों वाले देवता का वहां पे उपाधि दी गई। वीर कल्ला राठौर 4 हाथों वाले देवता कोष्टक लीजिएगा भी शहीद हुए तथा मेवाड़ का तीसरा साका हुआ। तो आपसे मैं पूछूं कि मेवाड़ का पहला साका जो हुआ 1303 में हुआ है, वो किसके शासनकाल में हुआ है? रावल लखन सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का पहला साका हुआ था। और अपन देखेंगे 1303 में पहला साका तो इसके शासनकाल में रावल लखन सिंह के काल में। 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के शासनकाल में। 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ का तीसरा साका किसके शासनकाल में? उदय सिंह के शासनकाल में। तो आपको ये चीजें समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से जयमल फत्ता किसके समकालीन थे? उदय सिंह का आपको 4 में से एक ऑप्शन दे देगा। वीर कल्ला राठौर किसके समकालीन थे? उदय सिंह में आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ? 67-68 में एक ऑप्शन दे देगा। मेवाड़ का तीसरा साका किसके शासनकाल में हुआ? आपको इस प्रकार से दे देगा। अगला लिखिका पॉइंट डाल के, उदय सिंह का देहांत गोगुंदा में हुआ। उदय सिंह का देहांत जो हुआ, इनका देहांत गोगुंदा में हुआ। उदय सिंह की जो डेथ हुई गोगुंदा में हुई। इतना आपने लिख लिया। अब मैं इस बात को सामने से हटा रहा हूं। देखिए अगले जो इंपॉर्टेंट राजा है वो हमारे पास है महाराणा प्रताप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाता है। लिखिएगा अगला स्टार डाल के, महाराणा प्रताप जो इनका शासनकाल रहा, लिखिएगा 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा महाराणा प्रताप। ये हमारे पास सामने चित्र दिख रहा है, ये महाराणा प्रताप है। लिखिएगा इनका जन्म वीर विनोद के अनुसार इनका जन्म, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इनका जन्म वीर विनोद के अनुसार 15 मई 1539 ईस्वी को हुआ। 39 ईस्वी को हुआ। मोहनोत, लिखिएगा मोहनोत नैन्सी के अनुसार 4 मई 1540 ईस्वी को हुआ। और लिखिएगा कर्नल टॉड के अनुसार
कर्नल टॉड के अनुसार इनका जन्म 9 मई 1549 ईस्वी को हुआ। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म वीर विनोद के अनुसार कब हुआ? 15 मई 1539। मोहनोत नैन्सी ने महाराणा प्रताप का जन्म कब बताया? 4 मई 1540। कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप का जन्म कब बताया? तो 9 मई 1539। तो इसमें लिखिएगा जो इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था, लिखिएगा कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका आगे लिखिएगा इनके पिता का नाम उदय सिंह, पिता उदय सिंह, ये हम देख चुके हैं, पिता का नाम उदय सिंह। वह लिखिएगा माता का नाम जयवंता बाई था, जयवंता बाई। और इनके जो बचपन का नाम था, लिखिएगा बचपन का नाम इनका कीका था, बचपन का नाम इनका पूछे हमसे तो क्या था? कीका, कीका इनका बचपन का नाम था। ठीक है, देखिए शुरू में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया गया था। उदय सिंह जो थे वो भटियानी रानी के प्रभाव में आकर, भटियानी रानी थी उनके प्रभाव में आकर जगमाल को, क्योंकि इनके और भी तो पुत्र थे, भटियानी रानी के प्रभाव में आकर, जयवंता बाई इनकी रानियों में से एक थी, भटियानी भी इनकी रानी थी। भटियानी रानी के प्रभाव में आकर इन्होंने, उदय सिंह ने जगमाल को राजा घोषित कर दिया था, जगमाल को राजा घोषित कर दिया था। लेकिन सोनगरा अकेराज ने, सोनगरा राज अकेराज ने क्या किया? सोनगरा अकेराज ने, सरदार थे ये, अकेराज ने जगमाल को हटाकर, क्योंकि ये क्या लायक नहीं थे, महाराणा प्रताप लायक थे गद्दी के, तो सोनगरा अकेराज ने जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को क्या किया? राजा घोषित कर दिया। तब जगमाल अकबर की सेवा में चले गया, अकबर की सेवा में चले गया और दत्तानी के युद्ध में, और दत्तानी के युद्ध में 1583 ईस्वी में यह मारा गया, 1583 ईस्वी में मारा गया। तो आप लिखिएगा, अब लिखना शुरू कीजिएगा। इनका जन्म ऐसे बना के लिखिएगा, जन्म वीर विनोद के अनुसार, ये मोहनत के अनुसार, कर्नल टॉड के अनुसार। फिर इनके लिखेंगे इनके पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, बचपन का नाम कीका। ठीक है, इसके बाद में आप पॉइंट डाल के लिखिएगा। उदय सिंह ने भटियानी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को राजा बना दिया, जगमाल को राजा बना दिया। तब सोनगरा अखीराज ने जगमाल को हटाकर प्रताप को गद्दी पर बैठाया, प्रताप को गद्दी पर बैठाया। जगमाल अकबर की शरण में चले गया, वह दत्तानी के युद्ध में 1583 ईस्वी में मारा गया, वह मारा गया। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा। फरवरी 1572 में, फरवरी 1572 में गोगुंदा में, फरवरी 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अब इसको हटा रहा हूं, आपके सामने से आगे देखिएगा। देखिए अकबर चाहता था हमेशा से कि मेवाड़ उनके अधीन रहे, लेकिन मेवाड़ ने कभी भी उनकी अधीनता, मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब अकबर ने युद्ध की जगह शांति दूत भेजे और समझौता करने के लिए कोशिश की। तब शिष्टमंडल बोलते हैं उनको। महाराणा प्रताप के पास अकबर ने शर्तों के साथ में शिष्टमंडल भेजे। तो आपको शिष्टमंडल जो भेजे गए हैं उनकी आपको पूरा का पूरा जो क्रम है वो याद होना चाहिए, ये एग्जामों में आपसे सीधा पूछा जाता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट डाल के, अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल बातचीत करने के लिए कि आप बिना युद्ध के ही हमारी क्या अधीनता स्वीकार कर लो। 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला लिखिएगा 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में दरबारी जलाल खाल, ये आपको नाम याद होनी चाहिए। 1572 ईस्वी में दरबारी जलाल खां। और दूसरा लिखिएगा 1572 ईस्वी में ही भेजे थे इन्होंने आमेर के राजकुमार, लिखिएगा आमेर के राजकुमार मान सिंह को भेजा, आमेर के राजकुमार मान सिंह को। ब्रैकेट में लिखिएगा उदय सागर के पास इनकी मुलाकात हुई थी, उदय सागर, समझाने के लिए
कि आप मेवाड़ की क्षति करेंगे युद्ध करके, इससे अच्छा है अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तीसरा लिखिएगा सितंबर 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास को भेजा। राजा भगवंत दास को इन्होंने भेजा अकबर ने। चौथा लिखिएगा लास्ट जो लिखा था शिष्टमंडल जो लास्ट भेजा था, दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा। टोडरमल को समझाने के लिए भेजा। लास्ट में जब टोडरमल को भेजा तो ये पूरी उम्मीद थी कि महाराणा प्रताप मान जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को किसी के अधीन नहीं रखा। वह मेवाड़ का स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे, मुगलों की अधीनता वो नहीं रखना चाहते थे, इसलिए इनके सारे जो प्रस्ताव दिए थे सारे के सारे इन्होंने ठुकरा दिए। तब हल्दी घाटी युद्ध होना तय हुआ। तो अभी 4 शिष्टमंडल जो है आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए। जलाल का पहले नंबर पे, मान सिंह दूसरे पे, राजा भगवंत दास तीसरे पे, टोडरमल हमारे पे चौथे नंबर पे समझाने के लिए उन्हें आए। इस तरह से आपको शिष्टमंडल याद हो गया। अब लिखिएगा जो मेजर पार्ट था यहाँ पे, हल्दी घाटी युद्ध। आप डाल लीजिए अगला पॉइंट, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 21 जून, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह राणा प्रताप, यह महाराणा प्रताप वह अकबर की सेना के बीच में हुआ था। वह अकबर की सेना के बीच में हुआ था। देखिए अकबर की सेना का नेतृत्व खुद मान सिंह कर रहे थे, जबकि वह मुगल थे। मुगल की सेना थी लेकिन नेतृत्व एक हिंदू कर रहा था। तो इससे यहीं पे बात स्पष्ट हो जाती है कि यह कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई थी राजनीतिक लड़ाई थी यहाँ पर। ठीक है, राजनीतिक जो अपने पास में फैसले थे वो लिए गए थे लड़ने के लिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जातिवाद से, धर्म से रिलेटेड ये सब कुछ नहीं था, धर्म से रिलेटेड ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। ठीक है, तो अगला लिखिएगा, इसमें जो जीत हुई, नो डाउट इसमें जीत, लोग बाग बोलते हैं अकबर के द्वारा जो सेना थी उसकी जीत हुई थी, लेकिन यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कभी निर्णायक नहीं रहा। इसमें किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, दोनों वीरता से लड़े, लेकिन आज तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि निर्णायक युद्ध था कि नहीं था। राणा प्रताप व अकबर के बीच में युद्ध लड़ा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध को विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो लिखिएगा, पॉइंट डाल के लिखिएगा, इस तरह से स्टार बना के लिखिएगा। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली कहा है। थर्मोपल्ली कहा है। अगला स्टार डाल के लिखिएगा, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। अगला स्टार डाल के लिखिएगा, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा है। और अगला स्टार डाल के लिखिएगा, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि अबू फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है, तो खमनौर का युद्ध। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला है, तो गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोला है, थर्मोपल्ली। तो इस तरह से आपको ये चारों चीजें याद होनी चाहिए। अगला आप लिखिएगा, अब पॉइंट डाल के लिखिएगा इसके नीचे, ये सब कुछ लिखने के बाद लिखिएगा पॉइंट डाल के, जैसे मैंने लिखा हल्दी घाटी युद्ध 21 जून लिख लीजिएगा। राणा प्रताप अकबर मान सिंह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला यहाँ पे स्टार डाल के यहाँ पे लिख लिए, कर्नल टॉड, अबुल फजल बदायूनी और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, इन्होंने क्या क्या हल्दी घाटी युद्ध को नाम दिए। अब फिर अगला पॉइंट इसमें डाल के लिखिएगा, निहत्तर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर दे दी थी। इससे क्या हुआ, अपना लिखेगा, निहत्तर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर सेना में फैलाई, जिससे सेना में जोश आया, जिससे सेना में
जोश आ गया। मेहत्तर खान, ये पूछा जाता है कि अकबर के आने की झूठी खबर किसने फैलाई, तो मेहत्तर खान ने। मेहत्तर खान ने अकबर के आने की झूठी खबर दी, जिससे सेना में जोश आ गया। लिखिएगा राणा प्रताप की जगह, कंटिन्यू करके लिखिएगा, राणा प्रताप की जगह जब वो हारने लगे, हारने की स्थिति में पहुंचे, तो लिखिए राणा प्रताप की जगह, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राव झाला बीदा, राव झाला बीदा ने राज चिन्ह ग्रहण किया, वह वीर गति को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाराणा प्रताप को पता लगा कि वो हारने की स्थिति में आ गए हैं, तो इनको मैदान छोड़कर जाने के लिए कहा गया, और इनका जो राज चिन्ह था वह झाला बीदा ने लिया और लड़ते हुए वीर गति को पहुंच गए। तो लिखिएगा झाला बीदा वीर गति को पहुंच गए। युद्ध से बच निकलने के बाद महाराणा प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह से मिले, तथा चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हुई। महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हुई। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सेना के लिए अपना पूरा धन उनको दे दिया। भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपने लिख लिया आपने, तो लिखिएगा तो महाराणा प्रताप वहां से तो बचकर निकल गए, और फिर भामाशाह के दिए हुए पैसे की मदद से, धन की मदद से इन्होंने क्या छापामार युद्ध तैयार किया। छापामारी करते थे और सेना को जगह जगह, अकबर की सेना को जगह जगह ये क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध करके उन्हें पराजित करते थे। तो एक और आप इंपॉर्टेंट युद्ध लिख लीजिए स्टार लगाकर, दिवेर का युद्ध। यह निर्णायक युद्ध रहा था, दिवेर का युद्ध। लिखिएगा दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हुआ, लिखिएगा दिवेर का युद्ध। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, दिवेर का युद्ध लिखिएगा अक्टूबर 1582। इसमें लिखिएगा महाराणा प्रताप वर्सेस किलेदार सुल्तान खां के बीच में हुआ, और इसमें महाराणा प्रताप की स्पष्ट विजय हुई। लिखिएगा आप अगला, इसमें लिखिएगा कि कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखिएगा इसके आगे पॉइंट डाल के लिखिएगा कि 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने नई राजधानी मेवाड़ की कब बनाई, तो लिखिएगा 1585 ईस्वी में चावंड को बनाई, ये पूछा जाता है। ठीक है, लिखिएगा 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की चावंड में ही मृत्यु हुई। 1597 ईस्वी में महाराज की चावंड में ही मृत्यु हुई। इतना मैं लिख लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब लिखिएगा अगला महाराणा अमर सिंह। अगला डालेंगे महाराणा अमर सिंह। लिखेंगे महाराणा अमर सिंह। फर्स्ट, इनका जो शासनकाल रहा, लिखिएगा 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी। इनके शासनकाल में समझौता हो गया मुगल और मेवाड़ के बीच में, पहला समझौता था। लिखिएगा इसमें पॉइंट डाल लिया, अमर सिंह काल में इनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ। ठीक है, लिखिएगा जहांगीर जब स्वयं 1663 ईस्वी में अजमेर आ गया, वह शाहजहां को, ब्रैकेट में लिखिए शहजादा खुर्रम, शाहजहां
बाद में नाम पड़ा था, जब राजा बनते हैं तब इन्होंने उपाधि धारण की थी शाहजहां की। पहले इनका नाम था जो राजकुमार थे शहजादा खुर्रम। जहांगीर 1613 ईस्वी में स्वयं अजमेर आ गया। वह शाहजहां शहजादा खुर्रम को मेवाड़ भेज दिया गया आक्रमण करने के लिए। किंतु लिखेगा किंतु सरदारों व राजकुमार कर्ण सिंह की, लिखेगा किंतु सरदारों व राजकुमार कर्ण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह ने निम्न शर्तों के साथ में मुगल की अधीनता स्वीकार की। कब थी देखिएगा, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 ईस्वी को अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि कर ली। देखिए कारण क्या था, मेवाड़ जो था बार बार मुगलों से टक्कर ले लेके बार बार उनसे संघर्ष करते करते उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके पास न तो पैसे थे, ना उनके पास इतनी बड़ा सेना थी। तो सरदारों ने और उनके जो खुद के राजकुमार थे कर्ण सिंह ने उनका निवेदन किया कि महाराज हम संधि कर लेते हैं और निम्न शर्तें रख देंगे, उसके साथ में अधीनता स्वीकार की। तो लिखिएगा 5 फरवरी 1615 को शहजादा खुर्रम के साथ में अमर सिंह ने संधि की। अब ये इंपॉर्टेंट है कि संधियां क्या जो नियम थे शर्तें थी वो क्या कहती। पहला लिखिएगा महाराणा, कौन महाराणा मतलब अमर सिंह, महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। पहली संधि थी कि महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। दूसरा लिखिएगा महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र, देखिए लाइट चली गई है तो आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र शाही दरबार में उपस्थित होगा। महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र शाही दरबार में उपस्थित होगा। तीसरा लिखिएगा शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। और चौथा लिखिएगा शर्त जो थी, चित्तौड़ के किले की कभी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। ये निम्न शर्तों के साथ में महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम के साथ में क्या की, संधि कर ली। और महाराणा ने जब संधि की तो अपने पास में जहांगीर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसका कारण क्या था, मेवाड़ से चलने वाला बहुत लंबा संघर्ष टल गया। किसके साथ, इन संधियों के साथ में। इतना आपको समझ में आ गया। तो महाराणा अमर सिंह का जो मेन रोल था यही था कि उन्होंने क्या शहजादा खुर्रम के साथ संधि कर ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संधियों में कौन कौन से थे, तो आपसे 4 संधियां थी, इनमें से कोई एक आपको वहां पे दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से शहजादा खुर्रम और महाराणा अमर सिंह के बीच में संधि हुई, उनमें से कौन कौन सी संधियों के सही हैं, शर्तें सही हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आप लिखिएगा महाराणा, जो इंपोर्टेंट लिखिएगा महाराणा कर्ण सिंह, लिखिएगा महाराणा कर्ण सिंह। उनका शासनकाल देखिएगा 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक। महाराणा कर्ण सिंह, अब देखेंगे इनके बारे में। देखिएगा 1622 ईस्वी में शहजादा खुर्रम ने जहांगीर से विद्रोह कर लिया। शहजादा खुर्रम जो थे हमारे पास, उन्होंने जहांगीर जो उस टाइम मुगल बादशाह थे, जहांगीर से विद्रोह कर लिया और वह उदयपुर में जगनिवास में ठहरा। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि शहजादा खुर्रम किसके शासनकाल में उदयपुर में जगनिवास में ठहरा, तो महाराणा कर्ण सिंह के काल में ठहरा। विद्रोह कब हुआ, कर्ण सिंह के काल में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा जगनिवास एवं जगमंदिर कर्ण सिंह के द्वारा शुरू करवाए गए। जगनिवास एवं जगमंदिर का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया।
तथा उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूर्ण किया गया तथा उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूर्ण किया गया। अब अगला आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट जो राजा है हमारे पास, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, इसमें लिखिएगा इनका जो शासनकाल रहा 1662 से लेके 1680 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में क्या हुआ, औरंगजेब ने सर के नियम के अनुसार क्या शासन करना शुरू कर दिया। इसका तात्पर्य यह था उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया और धर्मांतरण करवाना शुरू कर दिया बलपूर्वक। तो इससे इनकी जो राज सिंह थे इन्होंने इसका प्रबल विद्रोह किया। तो लिखिएगा आप पॉइंट डाल के लिखिएगा, बादशाह औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का इन्होंने प्रबल विरोध किया। बादशाह औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का इन्होंने प्रबल विरोध किया। धर्म विरोधी नीतियों का तात्पर्य मंदिर तोड़वाना, बलपूर्वक धर्मांतरण करवाना, मूर्तियां तोड़ना, अपमान करना हिंदुओं का, इस तरह से इन्होंने क्या किया, विरोध किया। लिखिएगा अगला था, कांकरोली में इन्होंने द्वारकाधीश मंदिर बनवाया तथा नाथ द्वारा में इन्होंने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, गोमती नदी के पानी को रोककर इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी में करवाया। गोमती नदी के पानी को रोककर इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी तक करवाया। इसी के पास 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति, जब हम प्रशस्ति पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। शिलालेख क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। पत्थर के ऊपर क्या होता है, अपने पास लेख लिखे होते हैं, उनको हम क्या शिलालेख बोलते हैं। प्रशस्ति क्या होती है ये भी पता है अपने को, जब महाराजा महाराणाओं का क्या कहता है उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, गुणगान किया जाता है, तो प्रशस्तियां कहलाती हैं। ठीक है, तो 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया तथा राजसमंद झील के पास राजनगर बसवाया। हटा रहे हैं, अगला लिखिएगा आप, महाराणा जय सिंह। इनका शासनकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक था। महाराणा जय सिंह का शासनकाल। इसमें लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट काम किया वो लिखिएगा, गोमती तामरी रूपारेल, गोमती जामरी झामरी, गोमती जामरी रूपारेल व बगार नदियों के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी तक एक पूरा कार्य हुआ। अगला लिखेगा इंपॉर्टेंट राजा जो थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह सेकंड लिखिएगा 1698 से इनका 1710 ईस्वी तक शासनकाल रहा। लिखिएगा इसमें लिखिएगा, इन्होंने जोधपुर के शासन पर अजीत सिंह तथा आमेर के शासन पर सवाई जय सिंह को वापस राजा बनाया। जोधपुर में अजीत सिंह को और आमेर में सवाई जय सिंह को वापस राजा बनाया। इतना लिखिएगा। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, संग्राम सिंह द्वितीय सेकेंड। लिखिएगा आप इसके अंदर, आप लिखिएगा इनके अंदर राजपूतों को इनके टाइम पर मराठे जो थे वहां पर डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया था। राजस्थान में वह हस्तक्षेप करने लग गए थे, तब इन्होंने उनके विरोध के लिए एक नीति बनाई। लिखिएगा,
राजपूतों को मराठों के विरुद्ध संगठित करने के लिए इन्होंने हुडा सम्मेलन की योजना बनाई। राजपूतों को मराठों के विरुद्ध संगठित करने के लिए इन्होंने हुडा सम्मेलन की योजना बनाई, परंतु इनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, सहेलियों की बाड़ी वैद्यनाथ का विशाल मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ का विशाल मंदिर किसके द्वारा बन गया? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगला डालेंगे अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा लास्ट का, जगत सिंह द्वितीय। इनमें लिखिएगा जगत सिंह द्वितीय में इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल बनवाया। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को इन्होंने हुडा सम्मेलन का आयोजन किया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि हुडा सम्मेलन की योजना किसने बनाई तो संग्राम सिंह द्वितीय, और हमसे पूछे हुडा सिंह का आयोजन किसने किया तो जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला आप लिखिएगा इसका डाल के भीम सिंह 1778 ईस्वी। लिखिएगा इसमें, इनकी पुत्री कृष्ण कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर में संघर्ष हुआ। जयपुर के जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की मदद से गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर नरेश मानसिंह को हराया। बस इनका रोल इतना ही था। कृष्णा कुमारी इनकी वो थी पुत्री, उनके चक्कर में दो लोग आपस में लड़ मरे, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, और पिंडारियों का यहाँ से क्या हमारा देश में, हमारे राजस्थान के अंदर और आगमन बढ़ गया। ठीक है, लिखिएगा इसे आगे लिखिएगा, 1810 में कृष्ण कुमारी से बलिदान से यह विवाद समाप्त हुआ। 1810 में कृष्ण कुमारी के बलिदान से उसको जहर दे दिया गया। 1810 में कृष्ण कुमारी के बलिदान से यह विवाद समाप्त हुआ। अगला लिखिएगा पॉइंट डाल के, 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया। तो देखिए यहाँ पर आपको मेवाड़ का कंप्लीट इतिहास मैंने बता दिया है। यहाँ हमारा मेवाड़ का इतिहास खत्म होता है। अब एक जो छोटा सा चीज है वो बताता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए विभिन्न विद्वान अलग अलग चीजें मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति, कुछ कहते हैं अग्निकुंड से हुई, कुछ कहते हैं कि जो बाहरी जातियां थी शक सेठियन उनसे हुई। तो उनके क्या क्या विचार हैं ये हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार मैं आपको वही बता देता हूँ कि राजपूतों की उत्पत्ति। तो हेडिंग डालिएगा आप, स्टार डाल के लिखिएगा राजपूतों की उत्पत्ति। हेडिंग डाल के लिखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। तो आप लिखिएगा पहला, विदेशियों से जो मत हैं उनमें लिख लीजिएगा पहला मत जो लिखेंगे ए, तो लिखेंगे शक की विदेशी जातियां हैं शक क्षेत्रियों से। ये विदेशी जातियां हैं शक क्षेत्रीय विदेशी जातियां। इस शक क्षेत्रियों से कौन कौन विद्वान ये मानते हैं कि इनकी जो थी उत्पत्ति शक क्षेत्रियों विदेशी जातियों से हुई है। तो कर्नल जेम्स टॉड ये मानते हैं, कर्नल टॉड का इनका मत है कि शक क्षेत्रियों से इनकी क्या उत्पत्ति हुई है। इसके साथ में ही इनकी जो बुक थी विलियम क्रुक, इनकी जो बुक थी उनके जो वो थे अपने पास संपादक विलियम कुक, वो भी ये मानते हैं कि जो राजपूत थे वो शक व क्षेत्रियन थे। दूसरा लिखेंगे, कुछ लोग ये मानते हैं कि गुर्जर वंशीय
श्वेत हूणों से, गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसमें डॉक्टर D.R. भंडारकर, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर व डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद व डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये मानते हैं कि गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तीसरा लिखिएगा शक व यूची, शक व यूची विदेशी जातियां हैं ये भी। शक व यूची व गुर्जर हूणों से, गुर्जर हूणों से इनकी उत्पत्ति कौन कौन मानता है लिखिएगा। B.A. स्मिथ यह मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति शक यूची जातियों से गुर्जर हूणों से हुई है। तो तीसरी लिखिएगा यूची, कुषाण, उनको कुषाण भी बोलते थे, कुषाण से। तो लिखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ये मानते थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ये बोलते थे कि इनकी जो उत्पत्ति है वो यूची कुषाण जाति से हुई है। देखिए आपसे यही पूछेगा निम्नलिखित में से किसने यूची जाति राजपूतों की उत्पत्ति यूची या कुषाण जाति से उत्पन्न बताया गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन में होगा, वो हमको लगा देना है। निम्नलिखित में से किसने शक तितलियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो कर्नल जेम्स टॉड या विलियम क्रुक में से एक आंसर होगा, वो हमें लगा देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। अब लिखिएगा अगला, इसको बता देंगे। दूसरा लिखिएगा भारतीयों से, भारतीयों से में लिखिएगा भारतीयों से। तो लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो चलता है अग्निकुंड, अग्निकुंड से, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। उसे मानने वाले सबसे कौन कौन है लिखिएगा चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण। ये क्या मानते हैं कि इनकी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। चंद्रबरदाई ने कहा था, आप यहाँ पे स्टार डाल के या फिर साइड में एक ब्रैकेट डाल के यहीं पे इस तरह से जो मैंने बनाया वही लिखिएगा, चंद्रबरदाई का लिखिएगा। चंद्रबरदाई ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर, लिखिएगा चंद्रबरदाई ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से निम्न राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। निम्न राजपूतों की उत्पत्ति बताइए, 4 राजपूतों की उत्पत्ति बताइए कौन कौन सी थी, आपको याद होनी चाहिए कि चंद्रबरदाई ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा किए गए आबू पर्वत पर यज्ञ में जो अग्निकुंड से निकले 4 अपने पास में राजपूत हुए, वो कौन कौन से। तो पहले लिखिएगा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आप लिखेंगे चालुक्य, चालुक्य, उनको सोलंकी भी बोलते हैं, चालुक्य या सोलंकी। तीसरा आप लिखेंगे, चारों आपको पता होना चाहिए, परमार और चौहान या चहमान, चौहान या चहमान। ध्यान रखिए आप, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, ये चारों राजपूत कुल की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से हुई है। चंद्रबरदाई ने ऐसा कहा है और इसका समर्थन मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण भी करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिएगा बी, या आप लिख लीजिएगा दूसरा बी लिखिएगा प्राचीन क्षत्रियों, जो प्राचीन क्षत्रिय थे कौन कौन से, सूर्यवंशी व चंद्रवंशियों से, इसका समर्थन कौन कौन करता है। तो देखिए डॉक्टर, लिखिएगा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका समर्थन करते हैं कि इनकी उत्पत्ति भारतीय में पहले जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे उनसे ही हुई है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं। तीसरा लिखिएगा आप, ये कुछ लोग ये मानते हैं कि ये वैदिक आर्यों की संतानें हैं, वैदिक आर्यों की संतानें हैं। कौन कौन मानता है, तो देखिएगा C.V. वैद्य ये मानते हैं कि ये वैदिक आर्यों की संतानें हैं। लिखिएगा कुछ विद्वान मानते हैं कि
वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण वंश से। तो इसमें कौन कौन होता लिखेगा? डॉक्टर D.R. भंडारकर ये मानते हैं कि इनका उत्पन्न ब्राह्मण वंश से हुई है, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी ये मानते हैं, गोपीनाथ शर्मा भी ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। अगला लिखिएगा, ये आप लिखिएगा कि इनकी ऊपरी मिश्रित हुई है। मिश्रित उत्पत्ति मतलब भारतीय और विदेशी दोनों के मिलने से मिश्रित उत्पत्ति का जो मानते हैं वो कौन कौन मानते लिखिएगा? डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ये मानते हैं कि ये मिश्रित है, मतलब विदेशी और देशी दोनों से मिलकर बने हुए हैं, चट्टोपाध्याय मानते हैं। और लास्ट एफ लिख लीजिएगा आप। ये मानते, कुछ लोग मानते हैं ये आदिम जातियों से उत्पत्ति हुई है, इनकी आदिम जातियों, जैसे कि गोंड, खोखर, जैसे कि गोंड, खोखर, भर, ये आदिम जातियां थी, खोखर, भर इत्यादि से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये केवल V.A. स्मिथ ये मानते हैं। तो आपको ये पूरा याद कर लेना है, धीरे धीरे सब ये चीजें याद हो जाएंगी। देखो हिस्ट्री में यही खास बात है, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। देखिए आप कैसे कैसे भारतीयों के, और रियलिटी में जो हुआ वो हम आपको बता देता हूँ। ये सब अलग अलग जो होते हैं विद्वानों अपने अपने मत देते हैं। रियलिटी में ये था कि एक गैप को फिलफुल करने के लिए राजपूत एकदम से वहां पे आए। बेसिकली ये राजा के पुत्र थे, मतलब राजपूत का शब्द था राजा पुत्र, राजपुत्र। इसका तात्पर्य था कि राजाओं के जो काम करते थे वही क्या राजपुत्र कहलाते थे। यह उन्हीं के क्या आगे चल के इन्होंने क्या राज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हमारे पास हमने देखी राजपूतों की उत्पत्ति करने। तो आज हमारे पास मेवाड़ का इतिहास खत्म हो गया है और राजपूतों की उत्पत्ति भी हमने देख ली। अब कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल हम करेंगे मारवाड़ का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे सारा मारवाड़ में कौन कौन से इंपोर्टेंट राजा थे और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।